जय हिंद साथियों, हम लोग एनसीईआरटी का क्लास स्टार्ट किए थे, क्लास 10th का, और ये आपका चैप्टर नंबर 11 था। ये विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग 2 क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यानी इसका 2 क्लास हो चुका है और पूरे हम लोग यानी थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी सोल्व करते आए हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे। अब देखिए एनसीईआरटी की जो क्लास तो आपको हम स्टार्ट कर दिए साइंस के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ नहीं रहा, ये क्लास नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। आपको चलिए प्रूफ दिखाते हैं कुछ एनसीईआरटी पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। इसको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आपका मन जरूर करेगा पढ़ने का। अब देखिए ये प्रश्न देखिए, इसका एनसीईआरटी के जो लास्ट में आपका क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें देखिए क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट है कि प्रतिरोध आर किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है और उन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, तो कह संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश है, तो आर बटे आर डैश का अनुपात का मान क्या होगा। आप देखें कि ये सेम टू सेम प्रश्न, जैसे भाषा है वैसे ही सेम प्रश्न आपका इस बार बीपीएससी तैयारी 3 के री एग्जाम में पूछा गया है, पीजीटी में क्लास 11-12 में। आप जाकर देख लीजिए, सेम टू सेम प्रश्न नहीं होगा तो फिर हमको बताइएगा, नहीं तो आपको हम यहीं पर बगल में आपको लगा देंगे ये प्रश्न जो आपको पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है। और ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी तैयारी 3 के साथ साथ आपका ये बीपीएससी तैयारी 2 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तैयारी 2 में भी ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये भी प्रश्न आपको आया है, लेकिन ये आपका टीचर के एग्जाम में नहीं आया, अदर एग्जाम में आपका प्रश्न आया है, और ये भी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जितने भी आपका एनसीईआरटी के लास्ट में जो आपका दिया रहता है क्वेश्चन, वहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसीलिए कहते हैं आपको एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। हम जो क्लास स्टार्ट किए हैं उसमें आपको पूरे समझा कर हम आपको क्लास करवाते हैं, एक एक पॉइंट को समझाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको फार्मूला को ड्राइव भी करते हैं, और फार्मूला कैसे याद करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करेंगे, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन फिर भी मेरा यह कोशिश लगता है नाकाम रहा है, क्योंकि आप लोग ये क्लास नहीं देख रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग क्लास कीजिए या ना कीजिए, हम आपको ये क्लास करवाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना सबसे अत्यंत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग से हम निवेदन ये करेंगे कि आप लोग क्लास ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ से टॉपिक आज स्टार्ट होगा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण जो हीट जनरेट होते हैं, आपका ये आता है H बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी, और इसको हम ड्राइव भी किए थे, H बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी। इसको आप याद रखिए, और इसी बेस पर आपका क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था टीआरडी 3 में, ये भी आपका पीजीटी में पूछा गया था। आप जाकर देख लीजिए, जो 40 मार्क्स का आपका सामान्य अध्ययन होता है उसमें आपका प्रश्न पूछा गया था। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा आपका एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए हम आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का व्यवहारिक अनुप्रयोग। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि किसी भी कंडक्टर से आपका हीट जो जनरेट होता है, ये आपका होता है H बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी, H बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, और इसी फार्मूला पर आपका इस बार बीपीएससी तैयारी 3 में आपका पीजीटी में क्लास 11-12 में आपका समान अध्ययन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है कि किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्य भावी परिणाम है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी चालक से यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अवश्य ही ऊष्मा भी उत्पन्न होंगे। फिर आगे कह रहा है कि बहुत सी स्थितियों में अवांछनीय होता है, क्योंकि वह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत परिपथ में अपरिहार्य तापन विद्युत परिपथ के अवयवों के ताप में वृद्धि कर सकता है, यानी जो आपका हीट है वह क्या करता है, तो परिपथ में टेम्परेचर को, तापमान को बढ़ा सकता है, जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। अब देखिए जैसे कह रहा है विद्युत इस्त्री यानी आयरन, जिसे हम लोग आयरन कहते हैं, विद्युत रोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली, विद्युत हीटर, ये सभी क्या है, ये सभी आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले यंत्र है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। विद्युत इस्त्री,
विद्युत रोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतल और विद्युत हीटर। आप देखिए यहीं से आपका प्रश्न बनता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन दे देगा विद्युत हीटर, विद्युत केतल, विद्युत इस्त्री। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, ये सभी विद्युत धारा के विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। यहाँ से भी आपका प्रश्न आया था, ठीक है, यदि आपको याद होगा तो, ठीक, इसीलिए इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न में होता है। जैसे हम विद्युत बल्ब में देखते हैं, यहाँ पर बल्ब के तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोकना चाहिए ताकि वह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे। अब देखिए यहाँ ये कह रहा है जो बल्ब आपका है, बल्ब में क्या होता है, तंतु अधिक गर्म होकर के वो क्या करते हैं, वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यानी यहाँ पर एक चीज़ याद करने की बात है कि जो आपका बल्ब होता है वो भी आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। जो बल्ब आपका है वो भी आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। इस बात को आपको यहाँ पर याद रखिए। फिर आगे कह रहा है कि इसे इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए, इसे इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम बनता है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का। ये तो सबको याद रहता है, लेकिन इसका गलनांक भी आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो टंगस्टन है उसका गलनांक आपका अधिक होता है, कि जो टंगस्टन है उसका गलनांक आपका अधिक होता है, ठीक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नहीं तो बल्ब क्या होता है, बल्ब जल्दी फ्यूज हो जाएगा, इसीलिए बल्ब का जो आपका फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है और इसका गलनांक आपका क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसका गलनांक क्या होगा, तो गलनांक मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टंगस्टन का गलनांक आपको दिया है, हो सके तो उसको याद रखिएगा, ठीक है, 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आगे कह रहा है जो उच्च गलनांक का एक प्रबल धातु होता है, अभी आपको बता दिए इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, उच्च होता है। फिर आगे कह रहा है विद्युत रोधी टेक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विगलित बनाना चाहिए। प्रायः बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय, अब देखिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। यानी बल्ब में आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस भरी जाती है, तो अक्रिय गैस, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरे जाते हैं। और यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिए, हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिए। जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और जितने चीज़ आपको हम लिखाएंगे, यानी जिसको हम अंडरलाइन करेंगे उसको लिख लीजिएगा, जितने भी फार्मूला हम बताएंगे उस फार्मूला को आप लिख लीजिएगा, और जितने क्वेश्चन को हल करेंगे क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा और इसका सोल्यूशन भी यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे आपका आगे जब आप रिवाइज करेंगे तो अब आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, कि बल्बों में हम अक्रिय गैस, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु उसका अल्प भाग प्रकाश के रूप में दृष्टिगोचर होता है। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है आपका जो आपका जैसे बल्ब है, तो बल्ब में आपका जो ऊर्जा है उसमें अधिकांश ऊर्जा आपका ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है और कुछ उसका भाग प्रकाश के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। जो बल्ब बढ़ता है वो प्रकाश के रूप में होता है और आपका इससे अधिक आपका ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्रकट होते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। फिर आपका कह रहा है कि जूल का तापन एक और समान उपयोग विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाली फ्यूज है। आप देखिए ये आप कह रहा है क्या कि यानी जो आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है इसका प्रयोग और कहाँ होता है, तो फ्यूज तार पर, यानी इसी पर आधारित कार्य करता है कौन, फ्यूज। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है कि जो फ्यूज तार होता है, जो फ्यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो फ्यूज तार जो है ये आपका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव या तापन प्रभाव कह सकते हैं,
ऊष्मीय प्रभाव पर ये कार्य करते हैं। तो इससे आप ध्यान रखिएगा कि फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। फिर कर आपका यदि परिपथ या साधित्यों की सुरक्षा भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनके प्रभावित न होने देकर करता है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका परिपथ में, यानी जो भी यंत्र यूज करते हैं परिपथ में, चाहे बल्ब हो चाहे हीटर हो, कुछ भी, कह रहा है कि किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उससे प्रभावित न होने देकर, यानी जो फ्यूज होता है, फ्यूज तार, वो क्या करते हैं कि जो भी आप सर्किट में लगाए हैं, बल्ब लगाए हैं, चाहे आप हीटर लगाए हैं, तो उसका जो मैक्सिमम क्षमता रहता है ना, उससे अधिक विद्युत धारा को प्रभावित वो नहीं होने देते हैं, यानी उससे पहले ही फ्यूज तार गल जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से क्या होता है तो कनेक्शन कट जाएगा। इससे क्या होता है, इससे यंत्र यानी परिपथ में जितने भी साधित्रों यानी यंत्र लगा रहता है वो सभी सुरक्षा से यानी सुरक्षित हो जाते हैं, यानी वो दुर्घटना से बच जाते हैं। तो फ्यूज तार इसीलिए लगाया जाता है, फ्यूज इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि परिपथ को सुरक्षित रखा जा सके, और इसीलिए फ्यूज जो तार होता है उसका गलनांक आपका कम होता है। ठीक है, इसका गलनांक आपका अधिक नहीं होता है, मीडियम होता है या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूज तार का आपका गलनांक कम होता है। ठीक, एक चीज़ यहाँ समझ गए कि फ्यूज का क्या उपयोग होता है। फ्यूज का उपयोग इतना ही है कि वो अनावश्यक यानी उसके क्षमता से अधिक विद्युत धारा यदि प्रभावित होते हैं तो वह क्या होते हैं, वो फ्यूज तार गल जाते हैं फ्यूज, जिससे यानी वह शॉर्ट सर्किट से वो बचा लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कहिए या किसी भी यंत्र को फ्यूज होने से वो बचा लेते हैं, तो इसीलिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आगे देखिए क्या कर रहा है, फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। युक्ति मतलब जैसे आप बल्ब लगाए हैं सर्किट में, चाहे आप आयरन लगाए हैं, कुछ भी लगाए हैं, तो उसके साथ वह आपका श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फ्यूज तार को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं आप समझ सकते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं क्यों इसको श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये सर्किट आपका है, यहाँ ये बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है आपका। ठीक, ये मान लीजिए एक और बल्ब है। ठीक, यहाँ पर आपका बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, ये सर्किट है। अब देखिए इससे करंट प्रवाहित होंगे। ठीक है, अब देखिए अब इस बीच में हम कहीं पर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये बीच में हम कहीं पर यहाँ पर फ्यूज लगाते हैं। ठीक है, फ्यूज लगाते हैं। अब इसका देखिए क्षमता, इस बल्ब का क्षमता होगा, इस बल्ब का क्षमता होगा, हो सकता है उस बल्ब से अधिक क्षमता का करंट इससे प्रवाहित होने लगे, तो यहाँ पर जो आपका फ्यूज रहेगा, वो फ्यूज क्या होगा, पिघल जाएंगे, तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से सर्किट आपका टूट जाएगा, तो आगे करंट आपका प्रवाहित नहीं होंगे, तो ये दोनों बल्ब आपका क्या होगा, बच जाएंगे। ठीक है, सुरक्षित हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ मान लीजिए ये सीरीज में नहीं जुटा रहता, तब क्या होता। ठीक है, तब ये होता, देखिए आपको पैरेलल में जोड़ कर दिखाते हैं। पैरेलल में मान लीजिए ये बल्ब आपका है और दूसरा ये बल्ब है, और इसको हम बैटरी से यहाँ जोड़ दिए। ठीक है, और यहीं पर मान लीजिए यहाँ पर ठीक जोड़ दिए। अब देखिए ये पैरेलल आपका है, अब इसका पैरेलल मान लीजिए हम फ्यूज तार यहाँ फ्यूज जोड़ते हैं। ठीक, मान लीजिए फ्यूज जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये मान लीजिए फ्यूज यहाँ से क्या होगा, उड़ जाएगा। तो उड़ जाएगा तो इससे क्या होगा भाई, ये बल्ब तो फर्क पड़ेगा ही, इस बल्ब को भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट जाते ही रहेगा। ठीक है, तो यानी पैरेलल में हम फ्यूज तार को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि फ्यूज तार वहाँ पर मान लीजिए ये गल भी जाएगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों बल्ब आपका जलते ही रहेगा। ठीक है, दोनों बल्ब में आपका करंट प्रवाहित होते ही रहेगा, इसीलिए फ्यूज तार को हम सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, फ्यूज तार को सीरीज में जोड़ते हैं, क्योंकि कहीं एक जगह आपका सर्किट यानी ये सर्किट आपका पूरा कंप्लीट है, यहाँ पर मान लीजिए फ्यूज तार लगा देते हैं, ये मान लीजिए फ्यूज तार आपका गल गया जब, यहाँ से क्या होगा, सर्किट टूट जाएगा। सर्किट जब टूट जाएगा तो नहीं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होंगे और नहीं इसमें प्रवाहित होंगे, तो दोनों बल्ब आपका सेफ्टी रह जाएगा, बच जाएगा। इसीलिए हम ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम फ्यूज तार को यानी फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ना कि समांतर क्रम में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फ्यूज तार को क्यों हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आप देखे होंगे शादी और में भी कि कहीं पर आपका यानी फ्यूज उड़ता है तो पूरे बल्ब आपका सारा जगह बंद हो जाता है। ठीक है,
जहाँ से वायरिंग के रहते हैं, एक जगह आपका फ्यूज उड़ता है तो सभी आपका पूरे सिस्टम का सभी चीज़ आपका बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो यही आपका श्रेणी क्रम में रहता है, इसीलिए ऐसे होता है। नहीं समांतर क्रम में रहता है तो आपका जिस बल्ब में लगाए रहते हैं वही बल्ब आपका बंद होता, बाकी आपका सभी जलते रहता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से एक चीज़ याद होगी आपको कि फ्यूज तार को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक। फिर आपका कह रहा है कि फ्यूज किसी ऐसे धातु या मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है, यानी फ्यूज जो बनाते हैं वो किसी धातु को होते हैं या मिश्र धातु को होते हैं, ठीक है, जिसका उचित गलनांक होता है। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि मैक्सिमम गलनांक, कह रहा है उचित गलनांक होता है, यानी मिनिमम गलनांक हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसका उचित गलनांक होता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, ये एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा। कह रहा यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार ताप में वृद्धि होती है और ये फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। देखिए जो अभी आपको हम बताए हैं कि फ्यूज तार आपका श्रेणी क्रम में जब जुड़ा रहता है और उसमें उसके क्षमता से अधिक यदि विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो वो फ्यूज तार क्या होते हैं, फ्यूज गल जाते हैं। और फ्यूज जब गल जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से परिपथ टूट जाएगा। परिपथ जब टूट जाएगा तो इसमें आपका करंट आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर समझ जाइएगा। तो यहाँ आप एक चीज़ समझ गए हैं कि जो फ्यूज तार होता है वो आपका विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, फ्यूज तार विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करते हैं। अब देखिए इसके आगे आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है आपका कि घरेलू परिपथों में उपयोग होने वाली फ्यूज की अनुमत विद्युत धारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर आदि होती है। यानी यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, ये कह रहा है आपका जो घरेलू परिपथ होता है उसमें फ्यूज तार का अनुमानित लगभग आपका ये आपका होता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर का ये होता है आपका फ्यूज, ठीक है। ये आपका बता दिया एग्जाम्पल, घरेलू में इतना यूज होता है। फिर आगे कह रहा है कि उस विद्युत स्थिर परिपथ में जो 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का उस समय उपयुक्त होती है जब उसे 220 वोल्ट पर परिचालित करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है मान लीजिए कोई आपका क्या है विद्युत स्थिरी है यानी आयरन है, उससे उसका पावर आपका है 1 किलो वाट। क्या कह रहा है, इसका पावर है 1 किलो वाट। तो हम जानते हैं 1 किलो है तो 1 किलो वाट आपका हो जाएगा 1000 वाट हो जाएगा। 1 किलो वाट है तो 1000 वाट हो जाएंगे। और आपका विभवांतर दिया है कितना, तो 220 वोल्ट दिया है। तो यहाँ आपको क्या निकाला है, विद्युत धारा निकाला है। तो हम लोग निकाल के देख लेते हैं विद्युत धारा क्या होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं कि क्या P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो यहाँ से हम आई निकालेंगे तो क्या आएगा फार्मूला आपका, P बटे V होगा, P बटे V होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे P बटे V, आई बराबर आपका जगह P बटे V। तो आप P कितना है, P आपका यहाँ पर दिया है पावर यानी 1000 वाट, 1000 वाट है, बटे वोल्टेज दिया आपका कितना 220 दिया है। 2 0 0 काट दीजिए और इसको डिवाइड कीजिएगा तो लगभग आपका जगह 4.54 एम्पियर। इसको डिवाइड कीजिएगा तो इतना आपका आ जाएगा। और यहाँ एक कैलकुलेट करके भी आपको बताया है कितना है, 4.54 है। तो यहाँ से आपका एग्जाम्पल दिया था जिससे आपको विद्युत धारा निकाल कर दिखाया था, हम भी आपको निकाल के दिखा दिए, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक, आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका कितना आया 4.54 आया है। तो कह रहा है इस प्रकरण में हम 5 एम्पियर का फ्यूज का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी देखिए फ्यूज क्या होता है कि ये आपका होता है फ्यूज की मैक्सिमम करंट, यानी जो भी उपकरण लगा रहता है उसकी क्षमता से यदि अधिक करंट प्रवाहित होते हैं तो वो क्या होते हैं, गल जाते हैं, ठीक है, गल जाते हैं और वहाँ से सर्किट टूट जाता है, ठीक है। तो ये करा कि यहाँ पर करंट आया हमको कितना 4.54 आया है। तो यहाँ पर हम फ्यूज तार कैसे उपयोग करेंगे, जिसका क्षमता क्या हो 5 एम्पियर हो। इसका करने का अर्थ ये हुआ कि यदि इस उपकरण में, यदि इस स्थिति में यदि 5 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होंगे तो उस समय फ्यूज तार गल जाएंगे, यानी सर्किट को तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल देकर बताया है, ठीक है। अब चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपका है विद्युत शक्ति। अगला टॉपिक आपका है विद्युत शक्ति यानी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
ठीक है। अब देखिए ये आपको पिछले क्लास में इसको पूरे डिराइव किए थे कि पावर का फार्मूला भी कहाँ से आता है, ये भी हम डिराइव किए थे, और इसका फार्मूला कौन कौन सा होता है और ये भी डिराइव किए थे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको डिराइव करके दिखाएंगे, जिससे आप लोग फिर सीख सके कि कैसे हम किसी फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, कैसे हम फार्मूला को सभी दिन के लिए हम याद रख सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स ऐसा चीज़ है कि एक बार आप समझ जाते हैं तो आपका कभी उसको नहीं भूल पाएंगे, चाहे 10 साल लगे हो जाए, 15 साल हो जाए, आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखिए पावर क्या होता है, पहले ये समझिए। पावर होता है आपका वर्क बटे समय होता है। ठीक है, वर्क बटे समय होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। आप ये भी आप हिंदी में पढ़े होंगे कि कार्य करने की दर को क्षमता कहते हैं, यानी शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो यानी इसको बोला जाए दूसरी भाषा में तो हम ये कहेंगे वर्क डन पर यूनिट समय। वर्क डन पर यूनिट समय इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, यानी इसको तीसरी भाषा में कह सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में कि P को हम लिखेंगे dW/dt, सही से ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यानी इसको हम पढ़ते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो आप जैसे समझिए वैसे आपको समझाएंगे। यहाँ पर हम इसका यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग हो सकता है डिफ्रेंसिएशन ना जानता हो। ठीक है, जब हम क्लास 11th का पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स में ऐसे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जितना आपका दिया है उसी लेवल पर आप समझिए। ठीक है, तो सिंपली याद रखिए पावर आपका होता है वर्क बटे समय होता है, यानी वर्क बटे समय होता है, यानी कार्य बटे समय होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ देखिए हम लोग पिछले क्लास में एक चीज़ पढ़े थे, क्या आपको याद होगा, हम लोग पिछले क्लास में फर्स्ट क्लास में पढ़े थे हम कि वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़े थे, W/Q होता है। क्या होता है, V बराबर W/Q होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ से आप कोना कोनी गुना कीजिएगा तो आपका फार्मूला आ जाएगा W बराबर V इंटू Q आ जाएगा, याद होगा, W बराबर V इंटू Q हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस W का मान यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, ये भी वर्क ही है, ये भी वर्क ही है, तो इसके जगह हम इसका मान रख देंगे। अब ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, P बराबर आपका क्या था, W/T था, तो W की जगह हम V इंटू Q का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, T है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, V को अलग कर लीजिए, Q को अलग कर लीजिए, बटे T है तो T को अलग कर लीजिए, यानी हम V को अलग कर लिया, Q बटे T को अलग कर दिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक चीज़ हम लोग पढ़े थे पहले क्लास में कि Q/T क्या होता है, Q/T क्या होता है, तो ये होता है आपका करेंट, याद होगा। आवेश बटे समय क्या होता है, तो विद्युत धारा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखिए P बराबर फाइनली क्या आ गया, V इंटू I आ गया। यहाँ से आपको हम ड्राइव करके दिखा दिए कि P बराबर क्या होता है, V इंटू I होता है। पहला फार्मूला आपका पावर का आ गया। ठीक है, पहला फार्मूला आपको आ गया पावर का, V इंटू I। अब देखिए इससे आगे दो और होता है, ये सिंपल है बहुत, आप ओम्स लॉ पढ़े होंगे, V बराबर I इंटू R। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसी फार्मूला में हम ये करेंगे कि इस V को हटाएंगे और इस V को यहाँ पर जो मान दिया I इंटू R इसका रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, I इंटू R, किसी जगह इस V की जगह, और यहाँ पर गुना में I है तो I होगा, इसको सही से लिखेंगे तो I इंटू I क्या होगा, I स्क्वायर हो जाएगा, I इंटू R आ जाएगा। यानी यहाँ से आपका दूसरा फार्मूला आ गया P बराबर I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, I स्क्वायर इंटू R दूसरा फार्मूला आ गया। ठीक है, तीसरा देखिए हम आपको यहीं से निकालते हैं, P बराबर V इंटू I था। ठीक है, अब ये जानते हैं V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। अब क्या कीजिए, अब यहाँ पर ऐसे कीजिए कि यहाँ पर आप I का मान निकालिए, I का मान निकालेंगे क्या आएगा, तो V बटे R आएगा। अब देखिए क्या करना है, इसी I का मान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो आपका आएगा P बराबर V इंटू I का मान क्या है, V बटे R है। अब इसको सही करेंगे तो V इंटू V क्या होगा, V स्क्वायर होगा, अब बटे R आ जाएगा। तीसरा फार्मूला भी आ गया, P बराबर V स्क्वायर बाय R। तो एक ही फार्मूला को हम ड्राइव किए यहाँ पर, इसी से आपका तीनों फार्मूला आ गया। तो यदि आप समझ जाते हैं तो तीनों फार्मूला आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी ड्राइव कर सकते हैं, कभी भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें तीन फार्मूला आया है पावर का, P बराबर V इंटू I, मेन तो यही है, यहीं से आपका दो और हम निकाल रहे हैं अभी, P बराबर I स्क्वायर इंटू R। ठीक है,
P बराबर आपका आया था यहाँ पर V²/R। तब पावर का 3 फार्मूला आया है, तीनों फार्मूला ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न एग्जाम में आते हैं। यानी शक्ति का, विद्युत शक्ति का 3 फार्मूला है, ठीक है। पहला V क्या है, विभवांतर है, विभवांतर। I क्या है, विद्युत धारा है। P बराबर I² × R, R क्या है, रेजिस्टेंस है। P बराबर V²/R, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। R क्या है, तो रेजिस्टेंस है। तो तीनों फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे अब बात कर रहा है आपका यहाँ पर यूनिट का। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को हम शक्ति कहते हैं, यानी ऊर्जा को खर्च होने की दर को शक्ति कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो ये तो आपका डिफिनेशन हम पहले बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट का, ठीक है। यहाँ देखिए आपको दिया होगा विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। आपको हम यहाँ समझाते हैं। अभी क्या लिखे थे शुरू में, P बराबर W/T लिखे थे, मेन तो यही है। अब जानते हैं W क्या है, कार्य है। अब जानते हैं कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क का यूनिट जूल होता है। और समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो सेकेंड होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पावर का आपका यूनिट आ जाएगा जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और इसी को हम बोलते हैं वाट। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो आज के बाद आप याद रखिएगा, पावर का यूनिट कहा जाए आपसे या ऐसा यूनिट कहा जाए तो आपका पहले याद रखो जूल पर सेकेंड, और उसी को बोलते हैं हम क्या, वाट बोलते हैं, ठीक है। जूल पर सेकेंड और वाट, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन पावर का यूनिट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जूल पर सेकेंड भी होगा और वाट दिया रहेगा तो वाट भी होगा। तो दोनों चीज़ आपको जानना चाहिए, ठीक है, दोनों चीज़ आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ गए कि पावर का, विद्युत शक्ति का यूनिट होता है क्या, जूल पर सेकेंड, और ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर आपका 1 वाट को डिफाइन किया है, ठीक है, 1 वाट को। तो हम लोग भी कर सकते हैं, सिंपल है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि P बराबर क्या होता है, V × I होता है। तो यहाँ हम पावर की जगह 1 वाट लेंगे, 1 लेंगे, तो ये V की जगह भी 1 लेंगे, 1 गुने 1 आपका करंट की जगह 1 एम्पियर लेंगे, तो 1 गुने 1 ही होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 वाट बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर होगा। सिंपल है, 1 वोल्ट गुने क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है आपका कि वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, अतः वास्तव व्यवहार में हम इससे काफ़ी बड़े मात्रक किलो वाट का उपयोग करते हैं। यानी कह रहा है कि जो पावर है उसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वाट, वो बहुत छोटा है। हम लोग जो यूज करते हैं वो किलो वाट में यूज करते हैं। और कह रहा है 1 किलो वाट 1000 वाट के बराबर होता है। वो सब जानते हैं, किलो लगा हुआ है तो 1 किलो जैसे आपका 1000 ग्राम के बराबर होता है, उसी तरह कह सकते हैं 1 किलो वाट आपका 1000 वाट के बराबर होंगे, ठीक है। फिर आगे कर आपका, आगे देखिए, चूँकि विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय का गुणनफल होती है। आपको हम पहले बता चुके हैं पावर क्या होता है, वर्क बटे समय होता है। यहाँ से कोना कोनी गुना कीजिएगा तो यहाँ से आपका वर्क आ जाएगा, पावर गुने समय आ जाएगा, यानी W बराबर P × T हो जाएगा, यानी कार्य बराबर शक्ति गुने समय हो जाएगा। ये तो हम पहले से जानते हैं, ठीक है। फिर आगे कर आपका कर, इसीलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है, बिल्कुल सही है। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटा तक होता है तो ऊर्जा उपभुक्त ऊर्जा 1 वाट होता है, 1 वाट घंटा होता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलो वाट होता है। चलिए आपको हम पूरे समझाते हैं, ठीक है। इसको जितने भी आपको यहाँ बताया गया है, इन पूरे को हम आपको एक लाइन में आपको समझाते हैं। देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि पावर क्या होता है आपका, वर्क बटे समय होता है। यहाँ कोने कोने गुना कीजिएगा तो आपका आएगा W बराबर P गुने T आएगा, यानी कार्य बराबर आपका आएगा क्या, कार्य बराबर आपका शक्ति गुने समय आएगा। अब जानते हैं कि शक्ति का यूनिट क्या होता है, आप जानते हैं, वर्क को ऐसे लिखे, कार्य लिखिए हिंदी में, ठीक है। शक्ति का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, और वाट और गुने समय था, समय क्या होता है, तो आवर होता है, तो वाट इंटू आवर कह सकते हैं, ठीक है। ये किसका यूनिट है, तो कार्य का यूनिट है, वर्क का यूनिट है, ठीक है। या ऊर्जा का भी यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है।
तो ऊर्जा का यूनिट क्या हो गया, वाट इंटू आवर हो गया। ये कह रहा है क्या, 1 किलो वाट 1000 वाट के बराबर होते हैं। अब यहाँ पर हम आवर लगा देंगे तो यहाँ भी हमको आवर लगाना होगा, तो यानी हम यहाँ से देखा जाए तो 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होगा, तो 1000 वाट घंटा के बराबर होगा। सिंपल है, देखिए 1 किलो वाट घंटा है तो 1 किलो की जगह 1000 होगा और वाट घंटा हो गया, तो 1 किलो वाट 1000 वाट के बराबर होगा। अब देखिए इसी को हम फाइंड करेंगे, 1 किलो वाट घंटा को हम फाइंड करेंगे, कितना था, 1000 वाट घंटा था। ठीक है, आप जानते हैं कि जो आपका 1 घंटा होता है वो 3600 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, 1 घंटा जो होता है आपका 3600 सेकेंड के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 36 पर आपका 5 जीरो आएगा, 5 जीरो आएगा। ये क्या आएगा, तो वाट इंटू सेकेंड आएगा, वाट सेकेंड आएगा। ठीक है, वाट सेकेंड आएगा, और वाट सेकेंड ही क्या है, जूल है। हम जानते हैं ऊर्जा हो चाहे ऊष्मा हो उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 किलो वाट बराबर 36 पर कितना, 50 इतना आपका आ जाएगा क्या, जूल आ जाएगा। ठीक है, इतना जूल आ जाएगा। अब देखिए इसको लिखने का तरीका होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं कि 36 गुने 10 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 36 है, अब इसको हम क्या करें, 10 से यहाँ डिवाइड कर दें। ठीक है, और 10 से हम ऊपर में गुना कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपना मन से कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से ऊपर में गुना कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.6 आएगा। ध्यान से रखिए, यहाँ पर आपका आएगा क्या, 3.6 आएगा। यहाँ आपका 10 के पावर 5 था पहले से, और गुना में आया 10 के पावर कितना, 1 आया, तो गुना में पावर जुड़ता है तो आपका आ जाएगा 10 के पावर 6 हो जाएगा। तो यहीं से आप याद रखिएगा आज के बाद, 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा आपका 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ अलग नहीं है, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप फाइंड कर सकते हैं जैसे अभी हम किए हैं। तो याद रखिएगा 1 किलो वाट घंटा ये आपका 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। और हम जानते हैं कि 1 किलो वाट घंटा जो आपका है इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। जो बिजली खपत होता है आप लोग यूनिट में ही मापते हैं कि आपका देखिए इतना यूनिट खर्च हुआ है, 500 यूनिट खर्च हुआ है, 200 यूनिट खर्च हुआ है, तो ये यानी इसको मापते किस में, यूनिट में मापते हैं। तो यही आपका होता है 1 किलो वाट घंटा जो होता है वही आपका 1 यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट में कितना ऊष्मा होंगे, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होंगे, ये कह सकते हैं। तो इस बात को यहाँ से आप याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि 1 किलो वाट घंटा को ही हम 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलो वाट घंटा को ही हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, 1 यूनिट कहते हैं, और ये आपको यहाँ पर दिया भी होगा, देखिए बोलचाल में से यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर समझ गए हैं। अब देखिए आगे अब क्या है आपका, अब आगे आपका प्रश्न है। यहाँ देखिए प्रश्न आपका है क्या, कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, कर यदि बल्ब 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो करा बल्ब की शक्ति क्या होंगे। बहुत सिंपल है, हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया, ये देखिए पहले हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना, 220 वोल्ट, और हमको क्या दिया, करंट दिया है कितना, 0.5 एम्पियर दिया है। अब हमें क्या निकालना है, हमको शक्ति निकालना है, पावर निकालना है। अब बताओ कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें V और I का यूज किया हुआ है। तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, V इंटू I होता है। ठीक है, जो दिया रहेगा उसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। तो हमको यहाँ पर V भी दिया है, I भी दिया है। V दिया आपका 220 वोल्ट, I दिया कितना, I दिया 0.5 एम्पियर। ठीक, उसको आप गुना कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 110 आ जाएगा, और ये क्या आएगा, तो ये आएगा वाट। अभी हम लोग पढ़े हैं कि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, तो 110 वाट आ जाएंगे। तो यहाँ से आप आंसर भी देख सकते हैं क्या है, 110 वाट है। तो बहुत सिंपल प्रश्न होता है जब आप समझ जाएंगे तो। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है,
आगे फिर आपका प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और आप लोग अधिकांश स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को छोड़कर आ जाते हैं। ठीक है, अब नहीं छोड़ना है। आई होप आज के बाद आप ऐसे प्रश्न को एग्ज़ाम में नहीं छोड़ कर आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आपका क्या, 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चला जाता है। समझिए, एक आपका रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, और उसका क्षमता क्या है, 400 वाट है, यानी इसका पावर क्या है, 400 वाट है, और ये 8 घंटा प्रतिदिन उसको चलाया जाता है। 8 घंटा प्रतिदिन रेफ्रिजरेटर को चलाया जाता है। करा 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से, करा 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से, कहने का अर्थ हुआ क्या, 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से। आप जानते हैं ना कि 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 यूनिट होता है। तो हम अपने भाषा में कह सकते हैं कि 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 30 दिनों तक चलने वाली ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। यानी 400 वाट का कोई रेफ्रिजरेटर है जिसे 8 घंटा प्रतिदिन चलाते हैं, तो कह रहा है कि 30 दिनों में 3 रुपये यूनिट से उसको कितना रुपया अदा करना होगा। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पावर कितना है, तो 400 वाट है। ठीक है, उसमें समय से हम गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो वाट इंटू आवर, ये आपका क्या आएगा, तो यही आपका आ जाएगा कार्य, वर्क यही आपका आ जाएगा। ठीक है, ऊष्मा यही आपका आ जाएगा, जो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 400 वाट इंटू 8 आवर, ये आ गया। अब देखिए इसे करा क्या, 30 दिन तक चलाते हैं, एक दिन में 8 घंटा चलाते हैं, तो 30 दिन में कितना होगा, तो 30 से गुना कर देंगे। इसको आप गुना कीजिए, कितना आ रहा है, इसको गुना करेंगे 8 चौक 32, 32 तिया कितना होगा, 96 हो जाएगा। और इस पर कितना जीरो होगा, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो इसमें 96 पर आपका 3 जीरो हो जाएगा, और ये क्या आएगा, वाट घंटा आएगा, वाट घंटा आएगा। ये क्या है, ऊर्जा है। तो 96 पर 3 को जीरो, इतना वाट घंटा आया है। हम लोग अभी पढ़े हैं कि किलोवाट घंटा में यूनिट को मापते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, किलोवाट घंटा बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा किस, क्या, किलोवाट घंटा बन जाएगा। 3 जीरो कट जाएगा, तो अब ये हो गया 96 किलोवाट घंटा, यानी कितना एनर्जी, यानी ऊर्जा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 96 किलोवाट घंटा। ठीक है, क्या हो गया, 96 किलोवाट घंटा, ये आपका कुल ऊर्जा हो गया। अब यहाँ दिया है कि 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से हम इसका यानी कितना रुपया लगेगा, तो 96 किलोवाट है। ठीक है, उसमें 3 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 288 रुपया आपको देना होगा। 288 रुपये का इसका बिल बन गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न होता है। तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, क्या है, 288 है। तो प्रश्न में कुछ है नहीं, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे आपको यहाँ हल किए वैसे आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे आपका आगे है करा आपने क्या सीखा। ठीक है, इस चैप्टर में अभी तक आपने क्या सीखा है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं आपका अभ्यास प्रश्न है। तो प्रश्न हम आपको आज नहीं सॉल्व करेंगे, अगले क्लास में हम सॉल्व करवाएंगे। एक क्लास लेंगे और इससे संबंधित जितने भी आपका प्रश्न है, ठीक है, जितने भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, चाहे आपका इस बुक में दिया है, सभी प्रश्न को हम अगले क्लास में आपको हम सॉल्व करवाएंगे। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, पहला कि किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन की धारा विद्युत धारा की रचना करती है। परिघटना के अनुसार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह की दिशा विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। हम लोग पहले पढ़े हैं कि जो विद्युत धारा की दिशा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होते हैं। मान लीजिए इस वायर में आपका करंट इधर जा रहा है, ए से बी की ओर, तो इसमें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किधर हो रही है, तो आप कह सकते हैं इसमें बी से ए की ओर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह हो रही है। ये आपको पहले समझाए हुए हैं। और ये भी बताए हैं आपका जो करंट होता है क्या होता है आपका Q/T होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, तो कूलम पर सेकेंड होता है, या इसी को हम बोलते हैं एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, एम्पियर बोलते हैं इसी को। ठीक, फिर हम लोग यहीं से कोना कोनी गुना किए थे तो आपका आया था Q = I/T आया था। इसे भी ध्यान रखिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर आपका है कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, यह भी आपको बता चुके हैं। फिर कह रहा किसी
विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए हम किसी सेल या बैटरी का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सेल और बैटरी में क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि विभवांतर क्या होता है, तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए ही विभवांतर उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अब विभवांतर ये कुछ नहीं है, एनर्जी का स्टोर है। जब तक एनर्जी स्टोर रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, स्टोर एनर्जी खत्म होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वहीं पर रुक जाएंगे। तो हम लोग कहते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, और यहीं पर आपको बताया था कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर भी बताए थे, V बराबर W/Q, ये आपको हम यहीं पर बताए थे। विभवांतर बराबर क्या होता है, तो W/Q होता है। यहाँ से आपका W का भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, V/Q। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आगे हम क्या पढ़े हैं, फिर आगे हम पढ़े हैं कि प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विरोध करता है। ये पहले आपको बता चुके हैं कि किसी भी चालक में प्रतिरोध में क्या होता है, तो किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को वो विरोध करता है, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी विद्युत धारा जो प्रवाह हो रही है, जिसमें आवेश प्रवाह हो रही है, उसको रोकने का कोशिश करता है। इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। वही हम बताए थे कि प्रतिरोध विद्युत धारा के विपरीत होते हैं, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा कम होगा, यदि प्रतिरोध कम होगा तो उससे विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होंगे। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। फिर करा प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। फिर करा ओम का नियम, करा किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु यह शर्त है कि विद्युत धारा प्रतिरोध का तापमान समान रहना चाहिए। ये पहले आपको बता चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर यदि आपका कांस्टेंट है, ठीक है, क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो आप पढ़े हुए थे कि उससे उसका जो सिरों का विभवांतर होता है वो करंट का क्या होता है, समानुपाती होता है। वहीं से हम समानुपाती हटाए थे तो आपका एक कांस्टेंट आया था R, जिसे हम रेजिस्टेंस नाम दिए थे, और फिर इसको सही से लिखे थे तो V बराबर आपका IR आ गया था। ठीक है, ये हम पहले आपको समझा चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़े। और उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के सीधे और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रतिलोम निर्भर करता है, और उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं। जो रेजिस्टेंस होता है इसका फॉर्मूला आपका होता है ρ×L/A होता है, यानी वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो रेजिस्टेंस के लंबाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, और ये कंडक्टर के प्रकृति पर निर्भर करता है। ये पहले हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर क्या पढ़े हम लोग, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि श्रेणी क्रम में संयुक्त बहुत से प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध उसके व्यक्तिगत प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि श्रेणी क्रम में R इक्विवेलेंट क्या होता है, तो सीधे सीधे जोड़ दो R1 + R2 + R3। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग पढ़े पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में क्या होता है, तो 1/R इक्विवेलेंट होता है आपका बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज़ समझा देते हैं कि मान लो कि ये जितने भी रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ये मान लो सभी समान है। ठीक है, पैरेलल में आप समझिए कि पैरेलल मान लीजिए R, ये भी R, ठीक है, R रेजिस्टेंस, ये भी R, जितने भी सभी R रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस सभी को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो आप सीधे याद रखिएगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, R मान लीजिए N तक जोड़ना है, RN, तो आपका आएगा 1/R + 1/R + 1/R, कहाँ तक, तो N तक। ठीक है, N तक आ जाएगा, तो यहाँ से हम करेंगे 1/RN बराबर N तक आएगा तो 1/R 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 × N हो जाएगा। N तक करना है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे तो कोना कोनी गुना कीजिएगा, तो यहाँ से आपका आएगा R इक्विवेलेंट बराबर R/N आएगा, R/N आएगा। तो आज के बाद आप याद रखिएगा, यदि समांतर क्रम में रेजिस्टेंस को जोड़ना हो और सभी रेजिस्टेंस का मान सेम हो, तो जैसे आप इसका यूज हम दिखाते हैं कैसे यूज करना है। मान लीजिए 2 प्रतिरोध है, ठीक है, 2 प्रतिरोध है, दोनों समांतर क्रम में, एक का 4 ओम है, दूसरा भी 4 ओम है। इसका कहेगा R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आँख मूंद कर हम लगाएंगे R इक्विवेलेंट R/N। N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। एक का क्या है, 4 ओम है, तो कितना को जोड़ रहे हैं, तो 2 रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं, तो N की जगह हम 2 लेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, इसका इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, अब मान लो हम 3 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, 3 को जोड़ रहे हैं, 3 रेजिस्टेंस है, प्रत्येक का मान लो 6 ओम रेजिस्टेंस है प्रत्येक का,
इस तीनों को हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं, ठीक है, तीनों को पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो करा आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तीनों सेम है तो एक का कितना है 6 है, कितना है तो 3 रेजिस्टेंस है, 3 से डिवाइड कर देंगे 2 ओम हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा 2 ओम होगा। तो ये फ़ायदा करता है, ये ध्यान रखने से आपका बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जब सभी रेजिस्टेंस का मान सेम हो तो इसका आर इक्विवेलेंट आपका पैरेलल हो जाएगा R/N हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल में R/N हो जाएगा। वही सीरीज रहता, सीरीज में श्रेणी क्रम में रहता तो यहाँ से आपका RN क्या होता तो N × R हो जाता, ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ये श्रेणी क्रम में होता है, ये आपका समांतर क्रम में होता है, कब, जब रेजिस्टेंस आपका सभी क्या हो सेम हो, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग पढ़े हैं। फिर आपका कार्य आपका कि किसी प्रतिरोध में क्षयित या उपभोक्त ऊर्जा को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। W बराबर V × I, ठीक है। ये कैसे आया है देखिए, पावर क्या होता है, पावर हम लोग पढ़े अभी V × I होता है। अब पावर क्या होता है तो वर्क बट्टे समय होता है, ये V × I है, कोना कोनी गुना कीजिए तो यहाँ से आपका वर्क बराबर आ जाएगा V × I × T होगा। तो यही आपको लिखा है, कोई अलग नहीं है ये, ठीक है, कोई अलग नहीं है, जो हम लोग पढ़े हुए हैं वही है, ठीक। फिर आपको क्या दिया है, फिर 1 वाट का परिभाषित किया है, ये पहले आपको हम कर चुके हैं। फिर आपका है कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट होता है, जो हमको पहले आपको बता चुके हैं कि 1 किलोवाट अभी हम लोग देखें कितना होता है, तो ये आपका आता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अब ये हम जाने हैं कि 1 किलोवाट आपका 1 यूनिट के बराबर होता है, ये भी हम लोग जाने हैं, ठीक है। तो ये हम आज पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिए हैं। यानी आज के बाद आपको इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से आपका कोई प्रश्न होगा तो ये आपको प्रश्न आज के बाद बन जाना चाहिए, चाहे वो आपका नॉमिकल हो चाहे आपका थ्योरेटिकल हो, ठीक है। इतने अच्छे से हम लोग पढ़े हैं, इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग ये प्रश्न को हल करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न आपका यहाँ पर है सभी प्रश्न को हम हल करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न को भी हम हल करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसीलिए हम आज इसको हल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को हम अगले क्लास में और कुछ प्रश्न को ऐड करके आपको अगले क्लास करवाएंगे। और ध्यान रखिएगा ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप जाकर देखिएगा। ये आपका BPSC Tier 3 में आपका इस बार ये क्वेश्चन पूछा है, सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये NCERT इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम में NCERT से वही से आपका सेम डाटा भी आपका सेम रख करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आप क्लास कीजिए, ठीक है, आप क्लास कीजिए, आप क्लास करते हैं NCERT का साइंस का आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे आप 17वीं BPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीचर यानी BPSC टीचर की एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्लास देखना चाहिए, ठीक है। इससे आपका साइंस का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जैसे ये आपका ख़त्म होता है उसी तरह से आपको फिजिक्स ख़त्म होगा, हम आपको केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर आपको हम बायो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन पूरे NCERT को हम कवर करवाएंगे, चाहे आप क्लास कीजिए या नहीं कीजिए। आप क्लास कीजिएगा तो आप बेनिफिट में रहेंगे, आप जो क्लास नहीं करेंगे वो लॉस में रहेंगे। तो इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।